हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसे ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना आप कई बार सुन चुके होंगे और ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। ऐसा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, हालांकि पढ़ना तो है ही, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये मेंस की दृष्टि से भी देखेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे प्री में देखें तो उतना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस पे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी आया है, इस पर प्रस्तावना में प्री में लेकर, और जो है मेंस में तो आप हर आंसर में कहीं ना कहीं इस चीज़ की झलक आपको देखने को मिलती है। लेकिन किस प्रकार से मिलती है ये चीज़ें हम क्या है क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। इस पे तो कई बार क्या है, मैं कई बार स्टेट पीसीएस का मैं एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जब मैं देख रहा था तो प्रस्तावना से ही मुझे तीन ईयर ऐसे थे जो सिर्फ प्रस्तावना से ही क्वेश्चन आए थे, और यूपीएससी में भी एक बार प्रस्तावना से क्वेश्चन आया है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना हमारे टॉपिक के लिए भी, और इस संविधान के लिए भी क्या काम करता है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक मोटिवेशन कोट देखते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मेहनत करो ना कि ये डंका बजा के मेहनत नहीं की, 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 2-4 घंटा पढ़ लिए, और किसी ने पूछा पढ़े हैं 4 घंटा लेकिन बता रहे हैं 8 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, और खैर घंटा घंटी से कुछ नहीं होता घंटा पढ़ने से। तो मेन चीज़ हमारा क्या फोकस रहता है, हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमें क्या है सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर हम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो वो एक बेहतर रिजल्ट देगी, बजाय इसके कि किताब बढ़िया से लेकर बैठे हैं और दिमाग कुछ और ही चल रहा है, और उठ गए 3 घंटे बाद, अब पता नहीं क्या क्या सोचे हैं, सब कुछ जो है ना इधर उधर का सोच लिए तो 2-3 घंटे, लेकिन उसको भी जोड़ लिए अपने पढ़ाई में, 3 घंटा हम पढ़ लिए। तो घंटे से कुछ नहीं होता, आप कितना पढ़े हैं ये ज़्यादा मायने रखता है घंटे के। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या है सीधा टॉपिक पे आते हैं कि प्रस्तावना। ये प्रस्तावना आखिर है क्या? प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना, ये क्या है? परिचय है, या बोलते हैं इसकी ये भूमिका है। किसका परिचय? भूमिका है। ये संविधान का एक परिचय पत्र बोला जाता है, इसकी भूमिका बोली जाती है। हालांकि प्रस्तावना के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है इसको हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि प्रस्तावना क्या है, परिचय का काम करता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या है, तो उसको आपको बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा आप क्या है अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो क्या है, अपना नाम बताते हैं, अपने फैमिली में अपने पापा का नाम बता दिए, गार्जियन का नाम बता दिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर आप इतना थोड़ा सा बता दिए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है। तो उतने में क्या है, सामने वाला समझ जाता है कि आप किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। ठीक है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप किस देश से हैं, किस स्टेट से हैं, तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, इतने में एक झलक तो वो पा ही जाता, थोड़ा सा उसका अनुमान हो जाता है इतनी ही बात से आपको। तो ये प्रस्तावना भी ठीक वैसे ही करती है। ये भी प्रस्तावना एक झलक है हमारे संविधान का, एक आईना है, एक दर्पण है। एक प्रस्तावना की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि हमारे एक क्लास मैंने ली थी कि भाई क्या है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना। तो उसी समय मैंने ये बताया था कि प्रस्तावना में क्या होता है कि जैसे ये फेस है, एक चेहरा है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि मूवी आ रही है तो मूवी सबसे पहले डायरेक्ट मूवी थोड़ी ना आ जाती, फिल्म जब आती तो सबसे पहले फिल्म तो आ नहीं जाती, सबसे पहले उसका ट्रेलर आता है। अगर ट्रेलर से पहले देखो तो टीजर आता है। हालांकि कितने लोग टीजर को ध्यान नहीं देते, लेकिन ट्रेलर को तो ध्यान देते होगे भाई। ट्रेलर तो कई बार देखे होंगे आपने कि कोई मूवी आ रही है उससे आने से पहले क्या है, उस मूवी का ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर से हमें थोड़ा बहुत ये आंकड़ा चल जाता है कि मूवी किस बारे में बात की गई है,
इसमें एक्शन कितना है, रोमांस कितना है, कॉमेडी कितना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी मोड़ी क्या है हम लोग को आंकड़ा पता चल जाती है कि फिल्म में आखिर होने वाला क्या है लास्ट में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावना भी ये एक प्रकार से व्याख्या करती है कि हमारे संविधान का नेचर किस प्रकार का है, हमारे संविधान किस प्रकार का रूल किया जाएगा, हमारे संविधान में किस प्रकार के नियम हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किस प्रकार की समानता दिया गया है, और मिला जुला के हमारे देश में किस प्रकार की राज्य शासन व्यवस्था होगी। ये सारी चीज़ों का क्या है एक झलक प्रस्तुत करती है हमारी प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है कि प्रस्तावना सबसे पहले किस देश में अपनाया गया था, तो वो सर्वप्रथम यूएसए मीन्स अमेरिका में अपनाया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया गया था, और उसी अमेरिका के देख के सब लोग क्या है अपने अपने संविधान में डाल लिए इस प्रस्तावना को। तो हमने भी वहाँ से कॉपी किया है, तो हमने भी तो वैसे भी तो हमने 60 प्लस देशों को क्या है छानबीन किया, फिर जाके हमने अपना संविधान खुद का बनाया। तो हमने प्रस्तावना कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अगर कभी एग्जाम में पूछे कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया है। देखिए पूरे विश्व की अगर सबसे ओल्डेस्ट इकनॉमी की मैं बात करूं, मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है, इकनॉमी नहीं डेमोक्रेसी, तो सबसे पुराना जो लोकतंत्र है विश्व का वो अमेरिका क्या है। ये सबसे पहले अमेरिका ने ही आज़ादी प्राप्त की और वहाँ पर क्या है एक डेमोक्रेसी लेकर आए वो लोग। तो उसी को कॉपी करके क्या है सब लोगों ने डेमोक्रेसी अपनाई। तो हमारा विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत का है, लेकिन सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो अमेरिका के पास है। आप सोचेंगे सर भारत से ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना के पास है, तो वो फिर क्यों नहीं बन जाता मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन वहाँ लोकतंत्र होना तो चाहिए भैया। अगर सोचिए जिस देश में सिंगल पार्टी चल रही हो, किस प्रकार के लोकतंत्र की आप बात करेंगे। क्या किसी देश में सिर्फ सिंगल पार्टी चले, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, ठीक है। तो जब वहाँ पर सिर्फ एक मतलब पार्टी चल रही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना करके वहाँ पर क्या है पार्टी चलती है। तो बताइए जब वहाँ पर ये पार्टी चल रही है, सिर्फ एक ही पार्टी, वहाँ पर पार्टी के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं, लेकिन जब आप केंद्र के स्तर पर देखेंगे तो सिर्फ एक पार्टी रहती है। जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है हमेशा वही सरकार बना रहता है। देख रहे हैं सी जिनपिंग को, आप जानते हैं कि जो भारत के मतलब चीन के राष्ट्रपति हैं इस समय, वो कितनी साल से है, और अब उसने तो क्या है अपने संविधान संशोधन कर दिया है भाई कि आगे मतलब कि इतना 2040 की 50 तक वो भी रहने भी वाला है राष्ट्रपति। सोचिए इस प्रकार का संशोधन हो जिस संविधान में, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट कुछ ना बोल पाए, वहाँ की पब्लिक भी कुछ ना बोल पाए उनकी तानाशाही पे, आप कहाँ से उनको लोकतंत्र मानेंगे। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा क्या है, हमारे भारत का है, और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी बात है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये प्रस्तावना कैसी बनी है, मतलब ये प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल्स लिया है, अगर उद्देश्य प्रस्ताव को जानना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। जब संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी तो क्या है उसके बाद क्या है उस उद्देश्य प्रस्ताव क्या है जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे उसमें उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने ये बताया था कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर इस प्रस्तावना को डिजाइन किया गया बाद में, ठीक है। और भाषा शैली मतलब भाषा और गठन शैली, इसकी जो है लैंग्वेज स्टाइल क्या होगी, लिखने की स्टाइल क्या होगी, तो उस फॉर्मेट को जो कॉपी किया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। AUS लिखा है मैंने, उसका मीन्स ऑस्ट्रेलिया से इसको चीज़ों को लिया है। अब देखिए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि प्रस्तावना के तत्व कितने हैं, तो 4 मूल तत्व है इसमें जो हमारी संविधान क्या है हमारी प्रस्तावना डिफाइन करती है। इसमें 4 प्रकार के तत्व हैं जिसमें पूरे प्रस्तावना आपकी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। अब मैंने यार क्या है मैंने प्रस्तावना को यहाँ पर क्या है पूरा डिटेल्स वैसे लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस कम था और लिखने में भी टाइम लगता। तो आप लोग एक थोड़ा सा स्मार्टनेस काम कर लीजिए भैया, मेरी तरफ से कर लीजिए कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि प्रस्तावना को आप क्या है गूगल से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या आप बुक्स कोई रखते हैं तो उसमें भी क्या है लिखा रहता है कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को मैं एक बार क्या है आप लोग के सामने पढ़ देता हूँ, ठीक है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। कि मुझे तो प्रस्तावना पढ़ने में मज़ा भी आता है, हालांकि इसलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गर्मियाँ और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ठीक है, तो इतना बड़ा जो है लाइन थी, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि उससे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता। और मैं सोचा जब चीज़ें आप लोग के पास क्या है पहले से अवेलेबल हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या मतलब है, थोड़ी तो स्मार्टनेस दिखाई जाए मतलब। ठीक है, तो क्या है हम इसको देखते हैं। फिर प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं वो इसी में से मैंने लिया है। इस प्रस्तावना जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है तो उसी से संबंधित है इसके 4 मूल तत्व। जैसे कि पहली बात अगर मैं करूँ तो संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब जो हमारा संविधान पावर रखता है अपने आप में, वो पावर कहाँ से अथॉराइज कर रहा है। तो आपको क्या है परीक्षा में ऐसे दे देगा कि जो संविधान का अधिकार का स्रोत है वो स्रोत कहाँ से आ रहा है, संविधान जो पावर पाता है वो कहाँ से आ रहा है। उसमें ऑप्शन दे देगा मतलब गवर्नमेंट से आ रही है, संसद से आ रहा है, राष्ट्रपति से आ रहा है, न्यायपालिका से आ रहा है, फिर एक ऑप्शन होगा भारत की जनता से आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है भारत की जनता को टिक करके आना है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, वो है भारत की जनता। ठीक है, तो क्या है भैया, वो है भारत की जनता। तो भारत की जनता से हमारा संविधान क्या है, अपने अधिकार को अधिगृहित करता है। देखिए कहते हैं ना जब मतलब सबसे पहले तो जनता है। ठीक है, जब जनता है तो डेमोक्रेसी है। भैया जब डेमोक्रेसी है तो हमारे संविधान का अस्तित्व है। जिस दिन डेमोक्रेसी हमारे देश से ख़त्म हो गई उसी दिन से हमारा संविधान का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही तो यही है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बनी रहे। जब डेमोक्रेसी बनी ही नहीं रहेगी तो संविधान किस काम का। तो डेमोक्रेसी कब बनी रहेगी, जब जनता यहाँ पब्लिक रहेगी। सबसे मूल बात तो वही है, पब्लिक है तो सब कुछ है। तो जनता ही, भारत की जनता क्या है, इसके संविधान के अधिकार का स्रोत है। और दूसरी बात है कि भारत की प्रकृति, कौन सी प्रकृति, कि भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति किस टाइप की है, ये भी हमारे प्रस्तावना को देखने से पता चल जाता है। जैसे कि पहली चीज़ आपको देखिए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु मतलब क्या होता है, सॉवरेन कंट्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो संप्रभु मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं पूछूं क्या आप अपने आप खुद के मालिक हैं, अगर मैं पूछूं जिससे मतलब आपका ये हाथ है। ठीक है, आपने ये हाथ है, आप अपने हाथ को नीचे करो ऊपर करो, मतलब देख रहे हैं मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ, मतलब इसका मालिक मैं हूँ। इस समय मेरा दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से। तो इसका मतलब मैं अपने हाथ का मालिक तो हूँ ही ना भाई। इसको मैं चाहे ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ चाहे जैसे करूँ। इसका मतलब जब मैं अपने निर्णय खुद ले सकूँ और कोई बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप ना करे, वो चाहे कोई सा भी निर्णय हो, अगर मैं अपने देश के अंदर कर रहा हूँ और कोई भी बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप न करे अथवा किसी को बोलने का अधिकार ना हो, तो बोलेंगे कि वो देश क्या है, अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है। मतलब कि वो अपनी आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के निर्णयों को खुद लेने की ताकत रखता है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। वो सारे निर्णय, सारे नीति निर्देश खुद ही बनाता है और जारी करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बोलते हैं कि वो देश क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत क्या है, अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है। कि भैया भारत तो आज गुलाम नहीं है ना, कि कोई देश आके बता रहा है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कर लीजिए। क्या है कि आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते, आप नोटबंदी नहीं कर सकते। कोई देश नहीं आके तो थोड़ी ना बोला ना बाहर से। हमारी भारत की गवर्नमेंट है, जो वो लोग संसद में करते हैं। तो भारत की गवर्नमेंट जो चाहे मतलब जो हमारे संविधान के अनुरूप है उतना तो गवर्नमेंट हमारी कर सकती है। वो किसी की क्या है दबाव में आके कोई निर्णय तो ले नहीं सकती। तो इसी में क्या है कि भारत अपने आप में क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब खुद का मालिक है, जिसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। वो अपनी निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र राष्ट्र है। तो वो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक संप्रभु राष्ट्र है। और दूसरी बात ये हो गई कि समाजवादी है। समाजवादी मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक समाजवादी होता है, एक साम्यवादी होता है। ठीक है, साम्यवादी मीन्स कम्युनिस्ट और ये समाजवादी मीन्स सोशलिस्ट। तो साम्यवादी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ देश में देखें तो 2 तरह की संस्थाएं चलती हैं। एक निजी हैं जिसे हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, एक गवर्नमेंट है जिसे क्या है सार्वजनिक क्षेत्र भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सोचो अगर देश में सिर्फ गवर्नमेंट ये कर दे
कि देश में सारी प्राइवेट चीज़ें ख़त्म कर दो, सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ें चलेंगी। जैसे कि कोई कंपनी होगी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी चलेगी, फैक्ट्री सिर्फ मतलब गवर्नमेंट चलेगी, जितने व्हीकल्स हैं सिर्फ गवर्नमेंट चलेगी। मतलब अगर सारी चीज़ें देश में गवर्नमेंट की हो जाए, कोई भी प्राइवेट नाम की संस्था ना हो। जैसे कि रेलवे में देख रहे हैं क्या है, उसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट की। हालांकि अब क्या है, प्राइवेटाइजेशन चालू कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि वो अलग मुद्दा है, कभी वीडियो में देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। अगर सोचो गवर्नमेंट क्या है, पूरी तरह से निजी संसाधनों को ख़त्म कर दे और सारी चीज़ें अपने अंदर में ले ले, तो वहाँ पर बोलेंगे ये एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब साम्यवाद आ गया है, कम्युनिस्ट आ गया है, जहाँ पर सारी कंट्रोलिंग क्या है, गवर्नमेंट कर रही है। मतलब वहाँ पर किसी भी प्राइवेट कंपनी को कुछ भी खोलने का अधिकार नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या है भैया, साम्यवाद है। लेकिन हमने समाजवाद चुना है। समाजवाद में क्या होता है, हमने बीच का रास्ता चुन लिया है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कहीं भी हम लोग बीच का ही रास्ता चुनते हैं, और यही तो हमारे क्या है, गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध जी ने कहा था। बुद्ध जी कहना भी अपने आप में एक तुच्छता होगी। हालांकि हमारे भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, इससे क्या है, लाइफ हमारी सिंपल सरल होती है। तो भारत क्या है, हर मामले में लगभग मध्यम मार्ग को अपनाता है। जैसे कि तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने बीच का रास्ता चुन लिया। हमने बोला कि ना तो पूरी तरह से प्राइवेट करेंगे और ना ही पूरी तरह से क्या है, गवर्नमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें प्राइवेट करेंगे और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे तो चल रहा है। कुछ चीज़ें जैसे हमने रेलवे पकड़ रखी है, हमने मतलब स्पेस एजेंसियों को पकड़ रखा है, हमने डिफेंस सेक्टर को पकड़ रखा है। इन चीज़ों में क्या है, गवर्नमेंट पूरी तरह से पकड़ रखती है, और प्राइवेट चीज़ों को कुछ दे दिया है कि आप कंपनी खोल सकते हैं, प्रोडक्शन खोल सकते हैं, आप व्हीकल्स चलवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की भी है। जब दोनों का मिश्रण देखेंगे तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था निकल के आती है, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम वही समाजवादी की बात करते हैं, जहाँ पर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ आप समाजवाद के बारे में और साम्यवाद के बारे में, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अंतर समझ चुके होंगे। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, एक समाजवादी है, जहाँ पर हम दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं रखते हैं, तो उसे क्या है, समाजवादी हो गई। अब तीसरी बात है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष एक अलग सेशन ले तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। एक तो जैसे फ्रांस में क्या है, निगेटिव बोलते हैं कि यहाँ पर निगेटिव सेक्युलरिज्म चलता है। धर्मनिरपेक्षता मीन्स जहाँ पर निगेटिव सेक्युलरिज्म मीन्स होता है कि मैं बोल दूँ कि कोई धर्म नहीं चलेगी, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई भी मूर्ति मेरे सामने नहीं देखनी चाहिए। अगर ऐसा गवर्नमेंट बोल दे कि भाई जितने मंदिर मस्जिद हैं सब गिरा के फेंक दो उधर, कोई मुझे पूजा पाठ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या है वैसे चलेंगे, किसी को मैं आस्था नहीं रखने दूंगा, किसी को पूजा पाठ नहीं करने दूंगा, तो ये हो गई आपकी क्या है, ऋणात्मक धर्मनिरपेक्षता। लेकिन भारत एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। कैसे, मैंने फिर बताया बीच का रास्ता अपनाया। तो भारत ने बोला कि ना मुस्लिम को वरीयता, न हिंदू को वरीयता, न सिख को वरीयता, न ईसाई को वरीयता। बोले भैया सब हमारे लिए बराबर हैं, आप अपने हिसाब से आप आस्था रखिए अपने धर्म में, आप अपने हिसाब से अपने धर्म में आस्था रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी धार्मिक आस्था लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती है अथवा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो इस मामले में क्या क्या है, या फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ती है, खंडित करती है, तो इस आधार पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को अवरुद्ध किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है। यानी हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ बाउंडेशन के बावजूद। ऐसा नहीं जैसे कि बोल दे कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने हिसाब से क्या एक्ट कर सकते हैं अपने धर्मों के हिसाब से। जैसे बोल दिए कि भैया हमारे यहाँ दीपावली है, तो दीपावली में हम तो भैया पटाखा धकाएंगे। तो पता चला कि बगल में एक चाचा रहते हैं आपके, जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको हार्ट अटैक की बीमारी है। अब चाहे वहाँ पर चाहे धाए पटाखा उनके पीछे दगा रहे हैं। अब चाचा बार बार अरे बचवा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आप मान ही नहीं। तो बोले नहीं चाचा, पटाखा तो दगेगा चाचा। बोले दगेगा, अच्छा अब क्या करें चाचा, तो वहीं कूद रहे हैं अपना, बोल रहे हैं अरे बच्चों रुक जाओ मत दगाओ, लेकिन आपके हम चाचा पटाखा तो दगेगा चाचा, दीपावली है समझ रहे हैं ना, साल में एक ही बार आता है चाचा, ज़्यादा बोलेंगे। तो चाचा क्या है, हालात पहले से पंचर है, आप उनके पीछे बार बार पटाखा दिखाते रहें, और चाचा पता लगा हार्ट आया और चाचा उठ लिए। आप कोर्ट गए, चाचा के घर वाले कोर्ट गए
कि भैया बोल रहे थे पटाखा दिखाने के लिए, तो बच्चा मान ही नहीं रहा था, और आप भी कोर्ट में बोलेंगे हमें तो भैया धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, हम तो पटाखा दिखाएंगे, चाचा उठे चाहे गिरे, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता किसी की लाइफ को नुकसान पहुंचा दी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जब वो किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, या फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती है। तो इस आधार पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है, मीन्स हम किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं रखते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। आप अपने हिसाब से क्या है पूजा पाठ कीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए, ना तो राज्य इनको ज़्यादा पैसा देगा कि लो भाई आप हिंदू हैं तो आप 100 करोड़ लीजिए, मंदिर बनवाइए, ये करिए वो करिए, मूर्ति विसर्जन कीजिए, कुछ नहीं। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको कोई फंडिंग नहीं दी जाएगी। जब भी अगर किसी धर्म को बढ़ाने के लिए काम करती है गवर्नमेंट, तो ये हमारे संविधान में प्रोविज़न है कि सभी धर्मों को समान अनुदान दिया जाएगा ताकि सभी धर्मों को ग्रो किया जा सके, मीन्स किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये प्रकार बोलते हैं कि एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ दिखती है। और एक चौथी बात है कि लोकतांत्रिक है। तो भाई डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ है ही, ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ है ही। लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, जनता जो हमारे मतलब जो देश का मुखिया हो, अगर वो इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो, अगर वहाँ की जो जनता है, अगर कोई मुखिया चुन के भेजे जो वहाँ का गवर्नमेंट चलाए, वहाँ के देश का शासन चलाए, तो बस सीधी सी बात होगी कि भारत के मतलब देश क्या है, लोकतांत्रिक है। तो हमारे यहाँ तो यही तो है, जनता क्या है सीधा निर्वाचित होते करती है प्रधानमंत्री को, भाई वो संसद बनते हैं, आके कहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जनता उनको जिताती है, फिर वहाँ पर जब क्या है फाइनली वो प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर देश का शासन का संचालन करते हैं। तो वहाँ पर हमारे यहाँ इस प्रकार से क्या हो गई, लोकतंत्र हो गया। अगर जनता वोटिंग न करे, जैसे कि उत्तर कोरिया में है, वहाँ का राजा वैसे में से किम जोंग उन हमेशा वही रहता है, नो वोटिंग नो कुछ। अगर वोटिंग हुई भी कभी, वैसे मजाक बनाते कभी कभी वोटिंग करवा देता है कि चलो एक बार वोटिंग करवाते, वैसे भी कोई बीच में खड़ा तो होता नहीं, अगर कोई खड़ा भी हो गया है उसको कोई वोट ही नहीं देता। और इसको किम जोंग उन को तो 99% वोटिंग इसी को मिल जाती। सोचिए 100 वोट में से 99 मिल रहे हैं इसको वोट, तो क्या होगा भैया, आप समझ रहे हैं रिकॉर्ड कितना वोटिंग पड़ रहा है इसको। तो वही है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो सुबह उठ जाएंगे। मैं सोचता हूँ वोटिंग ही क्यों कराता है वो, सिर्फ एक बार कराया था, मैंने सुना था उसको पेपर में, एक बार कराया था सिर्फ ऐसे मजाक करने के लिए। कह रहा था, बोली देखिए इतना बड़ा डेमोक्रेसी है कि सारी जनता हमें ही चाहती है। तो जिस 100 में से 99% वोट उसको मिल जा रहे हैं, तो है ऐसी ही। और पाँचवीं जो है यहाँ पर हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति वह है गणतांत्रिक। हमारा देश क्या है, गणतांत्रिक। आप सोच रहे सर ये लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सब बहुत कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, आज से नहीं कन्फ्यूज करेंगे, आज से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गणतांत्रिक मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक कंट्री जिसे बोलते हैं। तो गणतांत्रिक मीन्स, तो गणतंत्र 2 टाइप चलते हैं, एक राजशाही व्यवस्था चलती है, ठीक है, एक गणतांत्रिक व्यवस्था चलती है, जैसे कि है ही। तो राजशाही में क्या है, जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन का जो मतलब वहाँ का जो पीएम है वो तो डायरेक्टली चुना जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वहाँ पर राष्ट्रपति पद नहीं होता है, ठीक है, वहाँ का एक राजा होता है। तो वहाँ पर राजशाही शासन चलता है, मीन्स राजा का बेटा राजा, इस टाइप का शासन वहाँ अब भी चलता है। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसे बोलते हैं मतलब लोकतांत्रिक राजशाही। तो मीन्स हालांकि वहाँ का जो राजा है वो किसी प्रकार की विधियाँ नहीं बताता, वहाँ की जो संसद है जो बनाएंगी राजा उसको मानने के लिए बाध्य है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी वहाँ पर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति के स्थान पर वहाँ का जो राजा है वही राष्ट्रपति का स्थान लेता है। तो ये क्या होगी, राजशाही व्यवस्था। लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था हम बात करें तो जब वहाँ पर राष्ट्रपति का पद हो और वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हो, चुना जाए। तो हमारे यहाँ तो क्या है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता नहीं चुनती जैसे कि प्रधानमंत्री चुनती है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी इलेक्टेड होता है। यानी जिस देश का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किया जाए उसे बोलते हैं कि वह एक गणतांत्रिक देश है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है आप समझ चुके होंगे। तीसरी बात मैं कर लेता हूँ कि संविधान के उद्देश्य।
अब संविधान के उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हैं, तो संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान आखिर बनाया क्यों गया था, तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ है कि संविधान का उद्देश्य है कि न्याय। भाई संविधान का उद्देश्य ये भी तो है कि सबको क्या है, न्याय मिले। वरना क्या है कि कोई बड़ा आदमी क्या है, बड़े लोग क्या है छोटों को इतना दबा देंगे तो उन्हें कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा। वो एक तो वैसे भी गरीब है, कहाँ जाएंगे न्याय लेने। तो जब संविधान होगा तो क्या है, वो न्याय देने की कोशिश करेगा। न्याय कैसे देगा, वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सेट करेगा, वो न्यायपालिका बनाएगा, वो आर्मी डिफेंस बनाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी। तो न्याय हमारे यहाँ किस, न्याय सिद्धांत हमारे यहाँ किस देश से लिया गया है, तो वो रूस से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं समता की, स्वतंत्रता का, बंधुत्व की। तो ये तीनों ही प्रोविजन फ्रांस से लिए गए हैं। लेकिन समता मीन्स इक्वलिटी, तो हमारे देश में मतलब हमारे यहाँ देखेंगे संविधान में क्या है, समता, जैसे कि मूल अधिकारों में समता मतलब समानता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, तो यहाँ पर देखेंगे 17 देखेंगे तो ये सारे, जैसे अगर 17 बोलेंगे तो मैं बोलूँ अगर अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत का खत्म किया गया, मतलब ये समानता ही तो बढ़ा रहे हैं भाई। छुआछूत अगर खत्म कर रहा है ये गवर्नमेंट, चाहे संविधान खत्म कर रहा है, तो समानता बढ़ाने के लिए तो किया जा रहा है। अगर सोचिए किसी आदमी को सिर्फ इस प्रकार के आप एलिजिबल मान लें, अनएलिजिबल माने, या मतलब अयोग्य उसे घोषित कर दें कि ये आदमी दलित परिवार में पैदा हुआ है, इसलिए वो आपके घर पे आ नहीं सकता, या आपकी खाट पे नहीं बैठ सकता, या आपके साथ भोजन नहीं कर सकता, या फिर किसी कॉलेज में वो एंट्री नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, वो किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठ नहीं सकता, जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, तो बताइए मुझे कहाँ तक जायज़ है कि किसी की जन्म के आधार पर उसे अयोग्य ठहरा दिया जाए। कहीं से मुझे बताइए, कहीं से तार्किक लगता है क्या? नहीं ना। तो संविधान क्या है, समता बनाने की कोशिश करता है कि समानता है। तो सारे आर्टिकल क्या है, समानता के लिए तो दिए गए हैं। जैसे 14 क्या बोलता है कि भाई समानता विधि के समता होनी चाहिए, मीन्स कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या एक मामूली सा नागरिक हो। अगर क्राइम राष्ट्रपति करता है, क्राइम प्रधानमंत्री करता है, क्राइम मामूली से नागरिक करता है, तो सबके लिए प्रोविजन वही लगेंगे। अगर वो मर्डर करता है और आप मर्डर करते हैं, दोनों के ऊपर एक ही धाराएं लगेंगी। मीन्स विधि के समक्ष समता है, आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक है, और 15 क्या बोलता है भाई, 15 बोलता है कि भाई लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समता है, आर्टिकल 16 बोलता है। ठीक है, और 15 में क्या बोलता है, किसी लिंग वगैरह के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर 17 बोलता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, ताकि क्या है, समानता को और बढ़िया से सुनिश्चित किया जा सके। तो समानता के बारे में बहुत सारे प्रोविजन हमारे संविधान में है, मूल अधिकारों में है, ताकि क्या है भाई, समानता रहेगी तो आदमी क्या है, एक स्तर से उठ पाएगा। और समानता के साथ साथ हमने क्या है, आरक्षण भी तो दिया है संविधान ने, कि क्या है, आरक्षण देने से जो पहले से दबे कुचले लोग थे वो एक मुख्य धारा में समाज के जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से समानता क्या है, गवर्नमेंट संविधान सुनिश्चित कर रही है। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता भी तो सुनिश्चित करती है। आप देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो ठीक है, आर्टिकल 19 से देखें, अगर 23 तक देखें तो क्या बोल जाते हैं कि स्वतंत्रता के आर्टिकल हैं। तो वहाँ पर क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कहीं भी देश में बस सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिकल 19 में दी गई हैं। आपको आर्टिकल 21 में जीवन का स्वतंत्रता का अधिकार है, आप उसके तहत स्वतंत्र, आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं, आप किसी को अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो आर्टिकल 21 से आपको ये देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्वतंत्रता ही तो हैं। ठीक है, आप निवारक निरोध से, गिरफ्तारी से क्या है, संरक्षण प्रदान, आपको मतलब पुलिस हिरासत में ऐसे ही नहीं ले सकती, आपकी स्वतंत्रता को ऐसे ही नहीं भंग कर सकती। आपको पुलिस हिरासत में सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती, अगर उसके पास कोई रीजनेबल कारण नहीं आता है। ठीक है, अगर जब तक वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे पास नहीं कर देता तो आपको 24 घंटे में पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है हमारी संविधान एक नागरिक की। बंधुत्व क्या है, बंधुत्व में तो एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए। भाईचारे की भावना कब होगी, जब तीनों चीज़ें सुनिश्चित हो जाएंगी तो खुद ही बंधुत्व की भावना आ जाएगी। अगर मैंने सब लोग को समान कर दिया तो आपस में एक बंधुत्व की भावना आ जाएगी। लेकिन अगर समानता नहीं होगी तो क्या कभी बंधुत्व की भावना आ पाएगी, मतलब भाईचारे की भावना। एक आदमी क्या है, खुद को ब्राह्मण बता रहा है, एक आदमी दलित बता रही है, ब्राह्मण क्या ऊपर बैठा है, दलित नीचे ऐसे करके बैठा है, उसके चरणों में झुक गया है, कहाँ समानता है, कहाँ से बंधुत्व? कभी वो भाई बोल पाएगा? ठीक है, वो एकदम वही चरण में पड़ा रहेगा, वंदना करता रहेगा। तो इस प्रकार से समानता कभी आ नहीं पाएगी। जब समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलेगा तो भैया बंधुत्व अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अगर मैं चौथी बात करूँ इसकी प्रोविज़न की,
तो इसमें लागू होने की तिथि दी गई है, संविधान के प्रस्तावना में लागू होने की तिथि दी गई है, जैसे कि 26 नवंबर 1949 के जिक्र किया गया। हाँ भैया 26, आप सोचेंगे सर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, फिर ये डेट क्यों दी गई है 26 नवंबर 1949? तो भैया मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के रेडी हो गया था, इस पर सिग्नेचर हो गया था, लेकिन हालांकि फिर सिग्नेचर बाद में होता है। 24 नवंबर 1950 को फिर से सिग्नेचर होता है, लेकिन पहली बार सिग्नेचर इसी दिन हो गया था। मीन्स यहाँ पर 16 आर्टिकल लगभग संविधान के लागू कर दिए गए थे, जो कुछ आर्टिकल उसमें लागू होने थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में देखेंगे तो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। एक तो मैंने यही टाइटल करके पढ़ाया है कि आखिर संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें थी जो प्रस्तावना के आधार पर आप समझ सकते हैं, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से जाते हैं प्रीलिम्स या मेंस में। देखिए जैसे कि न्याय की बात की गई है, न्याय में कितनी चीज़ की बात है, मतलब किस प्रकार की न्याय की बात की गई, जैसे सामाजिक न्याय आपको मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ ये लेगा कि बताइए किस प्रकार का न्याय दिया गया है संविधान में, तो इसमें 3 तो ये मतलब किस प्रकार का न्याय नहीं दिया गया है संविधान में, ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 देगा आपको, और एक ऐसा देगा, मान लीजिए आपको दे दिया कि धार्मिक, सामाजिक दे दिया, आर्थिक दे दिया, राजनीतिक और धार्मिक, ठीक है। तो पूछेगा किस प्रकार का न्याय नहीं दिया रहेगा, तो आप जब ये जानते रहेंगे तभी तो वहाँ पर टिक कर पाएंगे। अगर मैंने ऑप्शन दे दिया धार्मिक, तो इसमें न्याय में 3 ही चीज़ें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो जब धार्मिक दिया तो धार्मिक वाला नहीं होगा, मीन्स वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका ट्रिक है सार, मैंने बता दिया, सार मीन्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सार मीन्स जो न्याय व्यवस्था कितनी है, सार है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है बद्दुआ, ठीक है। तो बद्दुआ से ले लो, ये चलिए विचार हो गया, डी से हो गया मैंने धर्म ले लिया, यू से ले लिया उपासना आपका, वी से ले लिया आपका विश्वास, ए से ले लिया अभिव्यक्ति। तो ये था ट्रिक याद करने का बद्दुआ, ठीक है। तो स्वतंत्रता कितने 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो विचार मीन्स क्या है स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हैं भाई, अगर सोचने पे भी रोक लगा दिया जाए तो आदमी यार कौन सा विकास करेगा। मैं आपको सोचने पर, हालांकि सोच पे कोई रोक तो लगा नहीं सकता, लेकिन आप कुछ सोचिए, इतना ज़्यादा आपको मैं संकीर्ण कर दूँ, हमेशा कोड़े से बांध के मारता रहूँ, आपको सोचने तक का मौका न दूँ, इतना आपको शोषण करूँ, समझ रहे आप, तो आपका विचार भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो इसमें बोलता है आपको विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, आप क्या है ठंडे मन से विचार कर लीजिए, फिर आप काम कीजिए। अभिव्यक्ति मीन्स बोलने की, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ विचार मतलब एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति में आता है। आप कुछ तरह से एक्ट करके आप करना चाहते हैं, एक्ट मीन्स आप किसी तरह इशारा भी करना चाहते हैं, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने, ऐसा नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप क्या है, आपको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है। ये तो आर्टिकल 19 का पहला ही क्लॉज है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो और तीसरी बात है विश्वास। आप ये चाहे जहाँ आपको विश्वास हो, किसी धर्म विश्वास हो, किसी पाठ पूजा में, किसी बाबा में, आप कीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, जैसे कि मैंने बताया कि लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के बावजूद आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। उपासना मीन्स पूजा पाठ, आप किस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, आप जाके कहीं पर ढोल नगाड़ा पिटवा के पूजा पाठ करते हैं, आप अगरबत्ती जला के पूजा पाठ करते हैं, आप किस प्रकार से करते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें थी। और समता, तो स्वतंत्रता में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें ये दिया जाएगा, फिर आपको एक दे दिया गया कि राजनैतिक। सोचिए स्वतंत्रता में राजनैतिक नहीं है, न्याय में राजनैतिक है, लेकिन आपको स्वतंत्रता वाले क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होना, बद्दुआ को याद रखना। और समता में प्रतिष्ठा है, अवसर है, 2 चीज़ें हैं। तो आपको क्या है, समता में प्रतिष्ठा और अवसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि समता किस में है, प्रतिष्ठा में, तो 2 ही चीज़ में समता दी गई है, प्रतिष्ठा में और अवसर में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्या हैं, हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ बच रही है, चलिए उसको भी 2 मिनट में करा देते हैं कि कौन कौन से विचार किस ने दिए हैं प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलिए हम लोग क्या है एक बार ये देखते हैं कि इस प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं, या प्रस्तावना को इन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो पहला है अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। ये भैया साउथ के नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे ही नाम रहते हैं, आड़ा देगड़े पता नहीं कैसे, ठीक है। तो अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना की, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मीन्स ये भैया सिर्फ एक विचार है दीर्घकालिक सपनों का। मीन्स ये एक सपना है, ये अगर ये लागू हो जाता है, मीन्स इसमें इतना सारे प्रावधान है, सब प्रस्तावना ये इतने बड़ी चीज़ों को व्यक्त कर रही है जिसे अभी लागू करना उतना आसान नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और दूसरी बात है कि के.एम. मुंशी भैया कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। जैसे मैंने कि एक वीडियो लिया है कि प्रारूप समिति पर ही हमने एक वीडियो लिया है, तो उसमें मैंने डिटेल्स बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ थी, कौन कौन सदस्य थे। उस पर मैंने एक बहुत मज़ेदार ट्रिक भी बताई थी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि उस वीडियो कौन पढ़ रहा है। अगर आप लोग वो ट्रिक बता देते तो मैं जान जाऊँगा आप लोग वीडियो पढ़े हैं। तो इन्होंने के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना क्या है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का ये भविष्य फल है। मीन्स जो भविष्य में क्या है हमें मिलेगा। तो ये भी प्रकार से वही बातें कर रहे हैं। और तीसरे थे ठाकुर दास भार्गव। तो इन्होंने क्या है संविधान का मतलब प्रस्तावना कभी आत्मा कह रहे हैं, बोल रहे सबसे सम्मानित भाग है ये, कभी इसको कुंजी बोल रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या उसको पगला गए हैं बोल रहे इतना सब चीज़ें, ठीक है। हालांकि अच्छी बात है बोल रहे हैं, लेकिन एक ही बोलो ना, आत्मा बोल दो, सम्मानित भाग बोल दो, कुंजी बोल रहे हो, यार कितना चीज़ बोलोगे, ठीक है। लेकिन ठीक है दिमाग में रखना। एक थे अर्नेस्ट बार्कर, ये अंग्रेजी भैया ऑथर है, ठीक है। तो ये अंग्रेज हैं, ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या है इसे प्रस्तावना कुंजी नोट कहा था। तो ठीक है, जब तक कोई अंग्रेज बोल ना देते तो हमें संतोष भी नहीं होता। तो हम लोग अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा वरीयता देते हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ राइटर बोल दे तो उसको लिख लो, और आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे ना, जब इनको इतना वरीयता नहीं देंगे वो लोग भी जो एग्जाम में कापी चेक कर रहे। इसको जैसा आप लिखोगे भैया बोलेंगे नहीं अब लड़का पढ़ा है, मुझे लग रहा है अब डीप में पढ़ लिया है, यही चल रहा है ना। तो ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अभी प्रस्तावना पर और चीज़ें मेन डिबेट तो अभी बाकी रह गई है। संविधान मतलब प्रस्तावना से 3 चीज़ें भी हैं जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहती हैं, जो आपके यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि संविधान मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। पहला चीज़ ये इस पर विवाद रहता है। दूसरी बात, क्या संविधान मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन ये रहता है कि प्रस्तावना को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है या नहीं, मतलब ये वाद योग्य है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो विवाद पे हमेशा खड़ी रहती हैं। तो इसको हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो साथियों ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।